कभी आपने सोचा है कि अरबों डॉलर खर्च करके बनाए गए कुछ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स जो एक भी दिन अपने काम के ना आए, जहाँ ना कभी बिजली बनी, ना लोग आए और ना ही कभी फायदा हुआ। सालों बाद वही जगह केवल एक महंगी गलती की याद बनकर रह जाए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के कुछ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स की जो दिखने में तो बहुत बड़े ग्रैंड्स थे, लेकिन गलत प्लानिंग, गलत जगह और गलत फैसलों ने उन्हें पूरी तरह बेकार बना दिया। तो यूनिवर्स फैक्ट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 1970s में दुनिया में एनर्जी की कीमतें बहुत बढ़ गई थी। ऊर्जा की कमी ने फिलीपाइंस जैसे देशों के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस खड़े कर दिए थे। इसी समय फेर्डिनेंड मार्कोस की सरकार ने सोचा कि अब देश को एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाना बेहद जरूरी है और इसका सॉल्यूशन चुना गया न्यूक्लियर पावर। 1976 में फिलीपींस में बटान न्यूक्लियर पावर प्लांट का कंस्ट्रक्शन शुरू होता है। ये प्लांट 621 मेगावाट का एक प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर रखने के लिए बनाया जा रहा था। उस समय के हिसाब से इसका डिजाइन बहुत स्ट्रॉन्ग और ऑलमोस्ट परफेक्ट माना जाता था। असल समस्या थी प्लांट की लोकेशन। यह जगह शुरुआत से ही पूरी तरह रिस्की थी। प्लांट को माउंट नतीब के पास बनाया गया था। माउंट नतीब एक पोटेंशियली एक्टिव वोल्केनो है, यानी कभी भी एक्टिविटी दिखा सकता है। इसके अलावा यह जगह रीजनल फॉल्ट सिस्टम्स के बहुत करीब थी। फॉल्ट लाइंस और वोल्केनो दोनों मिलकर जमीन को पूरी तरह भरोसेमंद नहीं बनाते थे, यानी चाहे प्लांट का डिजाइन कितना भी स्ट्रॉन्ग और परफेक्ट क्यों ना हो, जमीन ही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। कंस्ट्रक्शन के दौरान कई सेफ्टी और डिजाइन इश्यूज सामने आए। इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स में सैकड़ों स्ट्रक्चरल और इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स का जिक्र किया गया। इनमें शामिल थे फॉल्टी वेल्डिंग, गलत वायरिंग और लो ग्रेडिंग पाइप जैसी समस्याएं। यानी प्लांट में सिर्फ डिजाइन ही नहीं बल्कि कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी भी सही नहीं थी। इसी बीच 1979 में अमेरिका का 3 माइल आइलैंड एक्सीडेंट हुआ। इस घटना ने पूरी दुनिया में न्यूक्लियर सेफ्टी पर सख्त नजर डालने की जरूरत दिखा दी। साल 1984 तक प्लांट तो तैयार हो गया था, लेकिन तब तक दुनिया बहुत बदल चुकी थी। फिर उसके बाद साल 1986 में चेरनोबिल डिजास्टर हुआ और उसी साल मार्कोस की सरकार भी गिर गई थी। नई सरकार के सामने एक ऐसा प्लांट खड़ा था जो अर्थक्वेक प्रोन रीजन में स्थित था, जिसमें दर्जनों सेफ्टी इश्यूज मौजूद थे और जिसे चलाने का पॉलिटिकल रिस्क भी बहुत ज्यादा था। आखिरी डिसीजन लिया गया कि यह प्लांट कभी भी चालू नहीं किया जाएगा। सबसे दुखद बात यह है कि इस बेकार पड़े प्लांट का कर्ज फिलीपाइंस ने 2007 तक चुका दिया। आज ये प्लांट केवल मेंटेनेंस पर हर साल लाखों डॉलर खर्च करता है, लेकिन अब तक इसका कोई भी यूनिट बिजली नहीं पैदा कर पाया। साल 1960 के दशक में मॉन्ट्रियल कनाडा का सबसे तेजी से बढ़ता बिजनेस सेंटर था। सरकार को लगा कि मौजूदा एयरपोर्ट आने वाले वर्षों में बढ़ते ट्रैफिक को संभाल नहीं पाएगा, इसीलिए एक नया विजन तैयार हुआ। एक ऐसा एयरपोर्ट बनाना जो सिर्फ बड़ा ना हो बल्कि दुनिया के सबसे विशाल और फ्यूचरिस्टिक एयरपोर्ट्स में गिना जाए। और इसी विजन से जन्म लिया मॉन्ट्रियल मिरेबल इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 39,000 एकड़ से ज्यादा जमीन अपने कब्जे में ली। ये जमीन इतनी बड़ी थी कि उसका आकार पूरे मॉन्ट्रियल शहर से भी ज्यादा था। इसके बाद एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान बनाया गया। प्लान में 6 रनवेज होने थे, 6 टर्मिनल्स बनने थे और इन सबको जोड़ने के लिए एक ऑटोमेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी रखा गया था। यानी सोच बिल्कुल फ्यूचर की थी, सब कुछ मॉडर्न और एडवांस था। लेकिन यहाँ पर भी सबसे बड़ी समस्या थी इस एयरपोर्ट की लोकेशन। इस एयरपोर्ट को मॉन्ट्रियल शहर से लगभग 39 किलोमीटर दूर बनाया गया था। लोगों को यहाँ तक आसानी से लाने के लिए एक तेज रेल लिंक का वादा भी किया गया था, लेकिन वो रेल लिंक कभी बनी ही नहीं। ऊपर से एयरलाइन सिस्टम ने हालात और खराब कर दिए। इंटरनेशनल फ्लाइट्स को मिरेबल भेजा गया और डोमेस्टिक फ्लाइट्स पुराने डोरवल एयरपोर्ट से चलती रही। नतीजा ये हुआ कि कई यात्रियों को अपनी जर्नी के बीच में ही एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट तक सारा सामान लेकर जाना पड़ता था। इसी बीच एविएशन टेक्नोलॉजी तेजी से बदल गई। नए नए लॉन्ग रेंज प्लेन्स आने लगे, जैसे बोइंग 747, जो अटलांटिक को बिना रुके पार कर सकते थे। पहले जो मॉन्ट्रियल की लोकेशन एक बड़ी एडवांटेज मानी जाती थी, वो अचानक बेकार बन जाती है। मिरेबल में आने वाले यात्रियों की संख्या कभी 3 मिलियन तक भी नहीं पहुंच सकी। फिर आखिरकार 2004 में यहाँ से आखिरी पैसेंजर फ्लाइट उड़ी और इसके बाद टर्मिनल पूरी तरह बंद कर दिया गया। कुछ सालों तक उस खाली पड़े बिल्डिंग का इस्तेमाल मूवीज, कमर्शियल्स और इवेंट्स की शूटिंग के लिए किया जाता रहा। लेकिन साल 2014 से 2016 के बीच पूरा टर्मिनल धीरे धीरे तोड़ दिया गया, जैसा ये प्रोजेक्ट कभी था ही नहीं। साल 2019 में तुर्की ने यूरोप का सबसे बड़ा थीम पार्क खोलने का बड़ा ऐलान किया।
नाम था वंडरलैंड यूरोसिया, जिसे लोग अन का पार्क भी कहते हैं। पार्क में टोटल 17 रोलर कोस्टर्स थे। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 800 मिलियन $US खर्च किए गए। मंजिल थी हर साल लगभग 5 मिलियन विजिटर्स को आकर्षित करना, लेकिन शुरुआत से ही सब उल्टा होने लगा। ओपनिंग के कुछ ही दिनों बाद कई रोलर कोस्टर्स खराब पड़ने लगे। कई राइड्स तो सालों तक बाहर पड़ी रही थी, जंग लगी हुई बिना किसी मेंटेनेंस के। पूरा पार्क एक तरह से कंस्ट्रक्शन साइट जैसा महसूस होता था, जहां एक्साइटमेंट कम और प्रॉब्लम्स ज्यादा थी। विजिटर्स धीरे धीरे कम होते गए, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और मेंटेनेंस खर्च तेजी से बढ़ता गया। सिर्फ एक साल बाद यानी 2020 में पार्क को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आज उस जगह पर जंग लगे रोलर कोस्टर्स, टूटते हुए डायनासोर्स के स्टेच्यूज और खाली पड़े मैदान ही दिखाई देते हैं। एक ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट की याद जो कभी सच बन ही नहीं पाया। ये सभी मेगा प्रोजेक्ट्स एक बात साफ बताते हैं, बड़ा सोचना बुरा नहीं है, लेकिन अगर प्लानिंग गलत हो, लोकेशन गलत हो या एक्सक्यूशन ढीला हो तो अरबों डॉलर भी सिर्फ रेत में मिल जाते हैं। आपके हिसाब से इनमें सबसे बड़ी गलती किस प्रोजेक्ट में हुई? कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारी चैनल द यूनिवर्स फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको एक अगली शानदार वीडियो में। धन्यवाद।